गुड इवनिंग ऑल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट थर्ड एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम 12 अप्रैल को यानी आज समाप्त हुआ है। थर्ड शिफ्ट यानी तीसरा शिफ्ट आज एग्जाम था। 2 शिफ्ट हमारा हो चुका था 10 अप्रैल को, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो आज हम शिफ्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का चारों सेक्शंस कैसा गया है। बच्चों को कमेंट के माध्यम से भी हमें बताइएगा अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो, और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ऐसे ही मैं अपडेट आप सभी के लिए लेते आऊँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट 3 के डिस्कशन में, यानी कि रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और क्वांट के बारे में, कि कौन कौन से सेक्शन वाइज कैसा डिफिकल्ट रहा है, अटेम्प्ट कैसे गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने आज आपको वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात किया था। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं बता दूं जी, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि कोई भी उसको एग्जैक्ट चीज़ आपको नहीं बता पाएंगे। जो 15-15 साल से भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो बैंकिंग की टीचिंग कर रहे हैं, बैंकिंग फील्ड में है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 4 या कोई किसी के मुंह से 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस समझते हैं, किसी के मुंह से 10-10 क्वेश्चन का भी डिफरेंस आया है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो मैं आज 3-4 साल से जो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं देख रहा हूं पैटर्न, तो ये चीज़ें मुझे भी आज तक क्लियर रूप से, एग्जैक्ट रूप से नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझ नहीं आया है दोस्तों। क्योंकि हर बच्चों से जब भी रिजल्ट आता है तो मैं बात करता हूं, वो अगर 25 किसी सेक्शन में अटेम्प्ट करके आते हैं तो उनके मार्क्स 30 के आसपास पहुंच जाता है, 28 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन उतना वारी डिस्टेंस भी नहीं रहता है, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है जी, नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। कभी कभार ऐसा देखा जाता है एक डिफिकल्टेशन लेवल को लेकर के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन को इजी पूछ दिया जाता है, तो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया जाता है, जिसको लेकर के कोई एक शिफ्ट में 100 पार कर जाता है तो कोई एक शिफ्ट में 70 भी नहीं पार कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको नॉर्मलाइजेशन रखा गया ताकि हम एवरेज कर पाए दोनों के मार्क्स को, एवरेज। और याद कीजिएगा, क्वांटिटेटिव एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसको आप क्वांट बोलते हैं, यानी कि वो हमारा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, रीजनिंग में भी होते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको 1.2 मार्क्स देता है 1 मार्क्स के बदले, तो वो मार्क्स भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव के कारण 1 मार्क्स काउंट करते हैं कि जी हम 25 नंबर सॉल्व करके आए हैं तो हमारा 25 ही आना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो गलत है वो तो गलत होगा ही होगा, लेकिन जो सही है, जो अगर 1.2 मार्क्स दे रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हमारे होते हैं कुछ सेक्शनल वाइज में, जो जैसे मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, इन दोनों में 1.2 मार्क्स भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज़ों को समझिए, बातों को, कि नॉर्मलाइजेशन के पीछे मत भागिए। नॉर्मलाइजेशन का कोई आपको एग्जैक्ट बात नहीं बताने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं कह दूँ किसी भी बड़े कंपनी के टीचर क्यों ना हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बताएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शिफ्ट थर्ड के बारे में अब सेक्शन वाइज हम बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने लिखा है चारों सेक्शन का नाम। आज का शिफ्ट हमारा थर्ड क्या कह रहा है, क्वांट सेक्शन हमारा फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी मॉडरेट देखने को मिला है। मेंस का एग्जाम तो इजी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एसबीआई क्लर्क हो चाहे एसबीआई पीओ क्यों ना हो, पीओ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन मैं क्लर्क की बात करने जा रहा हूं। तो ये हमारा मॉडरेट लेवल का रहा है। जो भी हमारा क्वांट सेक्शन है मॉडरेट, हर बच्चे 25 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, 30 करके आए हैं, 32 भी करके आए हैं आज की शिफ्ट में भी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ऐसे 33 भी करके आए हैं बच्चे। लेकिन उसी जगह मैं अगर रीजनिंग की बात कर लेता हूं क्वांट को छोड़ करके, तो रीजनिंग में रो करके भी बच्चे आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में ही देखने को मिला कि कोई भी बच्चा 17, 18, 19 के आसपास ही रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं। मैक्सिमम बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2% बच्चों की मैं बात नहीं करूँगा। इसलिए मैं नहीं करता 1-2% बच्चों की बात, कि जो 4 साल से 5 साल से प्रिपरेशन, जिनका IBPS पीओ भी निकल चुका है, वो भी एग्जाम में बैठते हैं और वो कहते हैं कि मैं 4 करके आया हूं। जहां पर हम लोगों से 90 भी सॉल्व नहीं होता है, वहां पर वो 110 115 के आसपास करके आते हैं। तो उनकी बात छोड़ दो, वो 1% में आते हैं वो स्टूडेंट। लेकिन मैक्सिमम 95% स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो 95% स्टूडेंट का जो यही ओपिनियन आ रहा है, यही मैंने कई सेंटर पे भी मैं गया था तो मुझे भी वही
स्टूडेंट से बात हुई है तो सारे बच्चे का यही कहना था कि हमारा सर रीजनिंग सेक्शन डिफिकल्ट आया है। तो सेक्शन क्या कहते हैं, शिफ्ट 1 में भी, शिफ्ट 2 में भी और शिफ्ट 3 में भी रीजनिंग सेक्शन को डिफिकल्ट बनाया गया है। आज भी बच्चे 25, 24, 22 ऐसे करके अटेम्प्ट किए हैं। तो अटेम्प्ट किए हैं इतना, लेकिन विद एक्यूरेसी के साथ कितना वो किए होंगे आप इस पे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब वो भी कहता है कि सर मैंने 25 रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है, लेकिन रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी के साथ हमारा सही कितना होगा, हमारा 100%। अब वो भी कह रहा है उसमें कंडीशन लगा करके 90% एक्यूरेसी, तो 10% तो पहले ही आप माइनस कर दो। तो रीजनिंग की बात हमारा ये सेक्शन हो गया, चाहे शिफ्ट 1 की मैं ले लूँ, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, हमको कहा गया रीजनिंग के लिए डिफिकल्ट मैं बोलने जा रहा हूँ फाइनली। ठीक है, तीनों सेक्शन को अगर मैं मिला के बात करूँ तो ये रीजनिंग हमारा डिफिकल्ट गया है। और दूसरा सेक्शन हमारा यहाँ पर अगर बात करें तो जीएस सेक्शन के अंदर, जीएस सेक्शन तो भाई कमाल कर दिया। जीएस सेक्शन शिफ्ट 1 में ईजी टू मॉडरेट रहा है, जहाँ पर बच्चे 20 से 25 भी अटेम्प्ट किए हैं जीएस सेक्शन में। मैं जीएस से शिफ्ट फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10 अप्रैल को पेपर हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसी जगह शिफ्ट 2 में बच्चे फिर 15 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, 11, 12, 14, 15 के इर्द गिर्द ही रहे हैं जीएस सेक्शन में। शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, क्योंकि जीएस सेक्शन, और आज शिफ्ट 3 की मैं बात कर रहा हूं तो आज तो बहुत ही डिफिकल्ट जीएस सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आज ये थर्ड शिफ्ट भी और सेकंड शिफ्ट भी जीए वाले क्वेश्चंस भारी डिफिकल्ट, क्योंकि डाटा लेवल वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया गया है और आपसे सॉल्व उतना माइंड में नहीं रहता है। लाखों करोड़ों में जो वो चीज़ें हमें रटने पड़ते हैं, दिमाग में नहीं रह पाता है, जिस वजह से वो और डिफिकल्ट साबित हो गया। तो जीएस सेक्शन भाई डिफिकल्ट में ही आ गया है। ठीक है, और ये भी एक चीज़ और है, जो बच्चे एग्जाम से यानी आज से 3 महीने तक का जीए करके गए थे उन बच्चे का क्वेश्चन बहुत तरीके से छूटा है। लेकिन जो बच्चे 6 मंथ का जीए करके गए थे, करंट अफेयर करके गए थे, बैंकिंग अवेयरनेस को तो भाई भूल ही जाओ, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से एक आध क्वेश्चन आ रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन सारा हमारा कहाँ से आ रहा है, वो क्वेश्चन देखने को आपको करंट अफेयर से मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से लेकर के पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर अच्छा से किए होंगे, वो मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि जो 6 मंथ का है वो 25 भी करके आए हैं पेपर में। ठीक है, और वो भी ये भी बता रहे हैं कि 25 तो मैं करके आया हूं, लेकिन 90% एक्यूरेसी के साथ बोल रहे हैं, वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल रहे हैं। तो ये मान लो कि अगर 5 इसमें से हम गलत कर देते हैं, 5 अगर हमारा गलत भी हो जाता है तो 20 हमारे पक्के बनते हैं, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो याद कीजिएगा, तो 20 यहाँ से अगर आप 18, 19 भी उठा लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपके लिए, जीए सेक्शन की मैं बात करूँ तो। ठीक है, चलिए, तो जीए हमारा तीनों सेक्शन में बहुत डिफिकल्ट साबित हुआ है मेरे भाई, इसलिए कभी भी अब आरआरबी जो अगला है उसका जो प्रिपरेशन करना आप लोग, तो याद रखिएगा 6 मंथ को अभी से लग जाइए और 6 मंथ का जनवरी से उठा लीजिएगा, जब तक आपका जुलाई तक पेपर होगा। पूरे 6-7 महीने के जीए ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि अब ऊपर हवाई से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे अब नहीं पूछा जाए जो पहले पूछा करता था। और यही उनकी चालाकी थी, क्योंकि उसे पता था कि आज से पहले क्या होता था। 2024 का एग्जाम देख लो, 2024 का ये जो नोटिफिकेशन 2023 वाला जो 24 में हुआ है एग्जाम, वो 24, 23, 22, 21 वाला एग्जाम उठा करके देख लीजिए। रीजनिंग वाले सेक्शन में वो लोग क्या करते थे, रीजनिंग वाले सेक्शन हम लोग का स्ट्रॉन्ग होता था, हम 35 में से हम क्या कहते हैं 30 प्रीलिम्स में भी करके आ जाते थे, 30 प्लस क्या 34 तक बच्चे करके आ जाते थे। एसबीआई क्लर्क में 32 करके आ जाते थे। उसी जगह मेंस में भी अगर बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में 40 क्वेश्चंस भी कर लेते थे बच्चे, 35 प्लस ही क्वेश्चन रहता था। लेकिन क्यों? क्योंकि रीजनिंग आसान पूछता था, उतना डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछा जाता था। और इस बार ऐसे वेरिएबल डाल डाल के पजल ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि हम लोगों से सॉल्व में प्रॉब्लम होती है, जल्दी हम पकड़ नहीं पाते हैं उस क्वेश्चन को, जो जैसे लगता है कि एक पीओ लेवल का, और ये भी उससे भी टफ रीजनिंग इस बार साबित हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कुल मिलाकर के कि तीनों शिफ्ट में रीजनिंग भाई बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए रीजनिंग पे कमांड कर लीजिए अभी से ही। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया है कि सर 11, 12, 14 हमें रीजनिंग में सॉल्व हुआ है। ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चे से मैंने बात किया है, वहाँ भी ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे भी हमें यही कह रहे थे कि सब रीजनिंग वाले क्वेश्चन में सर 11 अटेम्प्ट करके आया हूँ, इतना डिफिकल्ट था, पजल से इतना दे दिया था, डाटा सफिशिएंसी समझ में नहीं आया था, वेरिएबल डाल डाल के क्वेश्चन दिया गया था, तो वो भी हमें देखने को मिला है जो रीजनिंग को डिफिकल्ट बनाया गया।
ठीक है, तो इसीलिए बच्चे का अटेम्प्ट कम रहा है रीजनिंग के अंदर। अब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश हमारा इजी टू मॉडरेट ही रहा है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में बात कर लें, चाहे वो बच्चे 29 भी करके आए हैं, 32 भी करके आए हैं, 28 भी करके आए हैं, 25 भी करके आए हैं, ये सारे बच्चे देखने को हमें मिले हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो अभी अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन में ही बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं विद एक्यूरेसी के साथ। जो सबसे अभी इस बार एक इंग्लिश और एक क्वांट जो हमें इक्वल में जा रहा है। हमें मेरा जो प्रेडिक्शन है, मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी को कि एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और हमारा दूसरा क्वांट सेक्शन और हमारा इंग्लिश सेक्शन, इन दोनों में इक्वल जा रहा है और रीजनिंग को और जीएस सेक्शन को डिफिकल्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे रीजनिंग में नंबर उठा लेते थे, सिलेक्शन मिल जाता था, उन्होंने इस बार काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर इस वीडियो को पूरा सुने हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर को मत देखिए। हम एक क्या कहते हैं, ऐसे ही अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे सारी चीज़ों के बारे में। कल मैं इसके बाद जो मैं कल आरआरबी के ऊपर मैं एक स्ट्रैटेजी तैयार करके ला रहा हूं, आरआरबी के बारे में भी अब बताऊंगा। अब जो हो गया एसबीआई क्लर्क का जिन बच्चों का पेपर आज मेंस ख़त्म हो गया है, अब उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब आप कल से कमर कस लीजिए। कल रेस्ट लेना है तो ले लीजिए। परसों से आरआरबी 2025 जो आईबीपीएस आरआरबी कैलेंडर रिलीज हो चुका है, उनके प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप वैकेंसी अगर देखना चाहते हैं तो सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा, साइट पे जाइए। साइट पे ये सारी कैटेगरी रेगुलर वैकेंसी जो 2025 में आया हुआ है एसबीआई का, वो 2025 में यानी 24 वाला जो 25 में आया हुआ है एसबीआई क्लर्क का, वो सारी वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी भी है और बैकलॉग वैकेंसी भी है, सारा चीज़ है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक एक स्टेट के बारे में आप बताइए, वेस्ट बंगाल के बारे में नहीं बताया है। जी मैं कहना चाहता हूँ, इतने सारे लिस्ट है, कैसे मैं बताऊँ। ये देखो जरा, इतने सारे लिस्ट हैं, ये बताने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप खुद से भी साइट पर जा करके आप चेक कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। चाहे आप क्या कहते हैं SBI.co.in साइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आप वहाँ से आप सारे स्टेट वाइज का वैकेंसी आप आराम से, रेगुलर वैकेंसी मिल जाएगी, बैकलॉग भी वैकेंसी मिल जाएगी, सारा कुछ आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ओबीसी में कितना है, जनरल में कितना है, SC ST में कितना है, सारी कुछ आप चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सब कुछ आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और अच्छा लगे हमारी बातों को एक्सेप्ट कीजिएगा। जो मैं बताऊँगा निचोड़ बताऊँगा, जो मैं बताऊँगा सही बताऊँगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम था कि बैंकिंग एस्पिरेंट था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।